प्रिय आत्मन, आज एआई की बड़ी धूम मची है। तो आज हमारे नैतिक चिंतन का विषय है कि एआई निर्मित सामग्री का स्वामी कौन है। एआई आज बहुत तीव्र गति से मानव जीवन का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। नगण्य लागत से इसके त्वरित कार्य संपादन ने मानवीय क्षमता के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। एआई से लोग चुटकी बजाते मनचाही सामग्री तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल इंस्टेंट फूड की तरह। लेकिन एक नैतिक प्रश्न हमारे सामने यह है कि इस एआई से निर्मित सामग्री का स्वामी किसे माना जाए। यदि कोई आपको अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रण देकर बुलाए और होटल से मंगाकर वही खाना खिलाते हुए अपना बनाया हुआ व्यंजन बताए, तो निश्चित रूप से यह पूर्ण अनैतिक कार्य होगा। लेकिन अगर कोई अपने सेवक से एक एक स्टेप पर निर्देश देते हुए व्यंजन बनवाए और खिलाते समय बताए कि यह व्यंजन उसने स्वयं तैयार किया है, तो विचारणीय पक्ष यह है कि व्यंजन का निर्माता सेवक माना जाएगा या स्वामी। नीति शास्त्रीय दृष्टि से यह तय करना कठिन है कि व्यंजन का निर्माता वस्तुतः किसे माना जाएगा। व्यंजन का निर्माण सेवक ने किया हो, लेकिन स्वामी के निर्देशों का पालन करते हुए उसने व्यंजन तैयार किया हो, तो निर्माण का श्रेय स्वामी को दिया जा सकता है। लेकिन स्वामी केवल हलवा बनाने का निर्देश दे और सेवक अपने कौशल से हलवा बना दे, तो उस हलवे का निर्माता स्वामी को माना जाना नैतिक दृष्टि से कदापि उचित प्रतीत नहीं होता है। मान लीजिए किसी चित्रकार को मैंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाने कहा और साथ में यह समझाइश भी दे दी कि उसे कैसा चित्र बनाना है। चित्र बनने के बाद फिर चित्रकार को मैंने कुछ और संशोधन करने के सुझाव भी दिए, और अब चित्र तैयार होने के बाद चित्र निर्माता मैं स्वयं को घोषित करूं या उस चित्रकार को? क्या सब तरह के निर्देश देने के कारण उस चित्र का निर्माता मुझे माना जाना नैतिक दृष्टि से उचित होगा? जबकि हो सकता है कि कलात्मक मेधा होने के कारण मैंने चित्रकार को जो जो तकनीकी सुझाव दिए उसे चित्र रूप देने की क्षमता मुझ में बिल्कुल ना हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मुझे तो ठीक से ब्रश पेंसिल भी पकड़ना ना आता हो। फिर कोई चिंतक अपना यह तर्क दे सकता है कि चित्र का वास्तविक निर्माता न तो निर्देश देने वाला है, न उस निर्देश का पालन करने वाला चित्रकार है, बल्कि जिन कागज, कैनवास, रंग, ब्रश आदि से चित्र निर्मित हुआ है, उन वस्तुओं को ही चित्र निर्माण का श्रेय मिलना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण विचारा जाए। सन 1945 में जापान पर परमाणु बम बरसाकर लाखों लोग मार दिए गए। इस जघन्य कृत्य का अपराधी खुद वे बरसने वाले बम थे, या बम बनाने वाला ओपेनहाइमर था, या बम बरसाने का आदेशकर्ता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन था, या बम बरसाने वाले सैनिक थे, या वैसी परिस्थिति उत्पन्न करने वाला स्वयं जापान था। अपराधी कौन? नैतिक जिम्मेदार कौन? एक
पौराणिक वृत्तांत प्रसिद्ध है कि महाभारत में युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हारने के साथ साथ पत्नी द्रौपदी को भी दांव लगाकर हार गए और दुर्योधन के कहने पर दुशासन उसे सभा में खींच लाया और उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार करने लगा। उस सभा में सैकड़ों राजाओं के साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध ज्ञानी चुपचाप यह तमाशा देखते रहे। इस दुर्व्यवहार के नैतिक जिम्मेदार वहां तमाशबीन बने बैठे सभी राजा थे या दुष्कर्म का विरोध न करने वाले सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह थे या राज्य का शासक होने के नाते धृतराष्ट्र था या दुर्व्यवहारी दुशासन था या दुर्व्यवहार के लिए उत्तेजित करने वाला दुर्योधन था या जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने का कुटिल प्रेरक शकुनी था या जुए में हारने वाले युधिष्ठिर द्रौपदी की दुर्दशा के वास्तविक जिम्मेदार थे या दांव लगाने से मना न करने वाले चारों भाई भी जिम्मेदार थे अथवा स्वयं द्रौपदी ही दोषी थी। इसी तरह अगर हम एआई से निर्मित कंटेंट पर, सामग्री पर विचार करें तो उसका स्वामी उस कंपनी का मालिक होगा या ट्रेनर होगा या डेटा होगा या खुद मशीन होगी या फिर उपयोगकर्ता होगा। अब अगर हम व्याकरण और शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो कारक के भेदों में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और जिस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। क्रियाओं का फल भोक्ता कर्ता कारक होता है, करण नहीं। उसकी भूमिका क्रिया संपन्न करने में सहायक मात्र की होती है। क्रिया फल से उसका करण कारक का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा तो मारने का श्रेय श्री राम को मिला, बाण को नहीं। फिर यदि श्री राम के चलाए गए बाण से रावण के बदले किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाती तो उसके जिम्मेदार श्री राम ही माने जाते, क्योंकि बाण स्वेच्छा से अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। और यदि उसी समय अचानक तेज हवा के कारण दाहिने बाएं मुड़ने से बाण किसी और को जा लगा होता तो भी जिम्मेदार बाण चलाने वाला धनुर्धर ही माना जाता, न कि बाण या अचानक उस समय तेज बह चली हवा। यहां मैं आपको चैट जीपीटी से होने वाले एक रोचक लेकिन गंभीर संवाद की चर्चा करता हूं। एक बार किसी प्रश्न पर सूक्ष्म विचार पाने के बाद मैंने संस्कृत में लिखा कि जैसे कलयुग में पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध जीता, वैसे ही इस तकनीकी युग में मैं आपकी सहायता से सब तरह का ज्ञान युद्ध जीत सकता हूँ। उधर से चैट जीपीटी में संस्कृत में ही मुझे जवाब मिला, वह सुने। ज्ञान युद्ध में साधन शस्त्र नहीं होता, चिंतन ही अस्त्र होता है। मैं केवल एक उपकरण हूं, विजय तो आपकी प्रज्ञा और धैर्य का है। यही कहना चाहूंगा कि यंत्र रूपी सहायक से विजय तो प्रज्ञावान व्यक्ति ही प्राप्त करता है। इस संवाद का क्या तात्पर्य रहा? प्राप्त हुए सहयोग के कारण मैंने
चैट जीपीटी को अपने कार्य का सारा श्रेय देना चाहा, लेकिन उसने बड़ी नम्रता से अपने को केवल एक साधन और सहायक कहते हुए श्रेय लेने से मना कर दिया। अर्थात इस यंत्रभूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पूरी नैतिकता का निर्वाह कर दिखाया, और हमारे जैसे मनुष्य जो कार्य स्वयं न भी किए होते हैं, केवल दंभ तुष्टि के लिए श्रेय लेते हुए नैतिकता को तिलांजलि दे डालते हैं। खैर, बहुत सूक्ष्मताओं के बीच एक व्यावहारिक नैतिक निर्णय मान्य हो सकता है कि एआई से निर्मित सामग्री का स्वामी उपयोगकर्ता होता है और सारी अच्छी बुरी रचनाओं का जिम्मेदार उसे ही माना जाना चाहिए। लेकिन इस क्रम में उपयोगकर्ता के संबंध में एक नैतिक प्रश्न शेष रह जाता है कि जब कोई मुझ जैसा व्यक्ति एआई से ही संपूर्ण सामग्री तैयार करके वास्तविकता छिपाते हुए उस रचना का मौलिक कर्ता स्वयं को घोषित करे, तो उसे ईमानदार माना जाएगा या बेईमान अथवा व्यावसायिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति? यह शेष चिंतन बुद्धिजीवियों के निर्णय पर मैं छोड़ रहा हूं। लेता हूं विराम। जय श्री राम।